हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर आपको बायोलॉजी के अंतर्गत 12th लेक्चर दिया जा रहा है और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग पूरे तरीके से अपने शरीर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ बीमारियों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियाँ हमारे शरीर में हो जाती हैं। ठीक है, तो मतलब रोग, इश्क के रोग की बात तो नहीं होगी, लेकिन अलग अलग रोग जो हैं आनुवांशिक रोग होते हैं। एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। इन सब की बातें यहाँ पर होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम है जैव विकास, आनुवांशिकी एवं मानव रोग और एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। लैमार्क ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पुस्तक में एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताया है। लैमार्क की ये जो पुस्तक है इसको याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसके द्वारा लिखी गई है, तो लैमार्क के द्वारा लिखी गई है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन थ्योरी जो है वो ह्यूगो द रीस के द्वारा लिखी गई है। ह्यूगो द रीस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो जैव विकास की चीज़ें अब इसमें क्या बताया जाए, जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने यह बताया कि वर्तमान जीव आपस में कुछ न कुछ समानताएं रखते हैं। इसके अलावा ये जीव उन जीवों से भी कुछ समानताएं रखते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। समय के साथ कुछ जीव विलुप्त हुए तो कुछ नए जीव पैदा भी हुए और यह संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से हुई। जो जीव वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल सका वही जीवित रहा, जबकि अन्य प्रजातियाँ लुप्त हो गईं। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। ओके, कुछ स्तनधारी जैसे व्हेल, चमगादड़, चीता मानव अग्रपात की अस्थियों में समानता दर्शाते हैं, जबकि उनके क्रियाकलाप अलग अलग हैं। अलग अलग कार्यों के कारण ये संरचनाएं अलग अलग आकार लेती हैं। जीवों के विकास की यह प्रक्रिया अपसारी विकास कहलाती है तथा ये संरचनाएं समजाति कही जाती हैं। यहाँ पर लिखा है कि तितलियों एवं पक्षियों के पंख एक समान कार्य करते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु इनका विकास अलग अलग पूर्वजों में हुआ है। मूल संरचना एवं भ्रूणी विकास की दृष्टि से भिन्न ये अंग समरूप अंग कहलाते हैं तथा जीवों की विकास की प्रक्रिया अभिसारी विकास कहलाती है। तो ये कुछ चीज़ें डार्विन ने भी बताया है। जब आप लोग पढ़ेंगे सीसेट में, हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, संप्रेषण पढ़ेंगे, तो वहाँ पर डार्विन ने भी बताया है कि पूरे विश्व में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसानों के अंदर कि सब एक समान होती है ना। जैसे हाव भाव, अब किसी को गुस्सा आता है तो सेम तरह की चीज़ें सबके साथ होती हैं। कोई मतलब अपनी आंख बड़ी कर लेता है, तो मतलब ये चीज़ें पूरे विश्व में जितने भी मानव रहते हैं सबके अंदर समान रूप से है। हाव भाव ये समान होता है, बाकी चीज़ें भाषाएं अलग हो जाती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो डार्विन ने ये भी बताया था। ठीक है, यहाँ पर उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो द रीस ने दिया है और विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। आनुवांशिकी या आनुवांशिक विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है जो वंशागति के व्यवहार और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। ओके, यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में लिखा गया है कि संतति अपने जनकों से आकृति एवं शारीरिक क्रियात्मक लक्षणों से मिलती जुलती है। इस तथ्य का क्रमबद्ध अध्ययन सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। मटर के पौधों में इन्होंने अध्ययन किया था, मटर के पौधों पर। ठीक है, तो यही मेंडल का नियम कहे जाते हैं और मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जिन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया है। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एक बार ढंग से पढ़िएगा। हम मानव में लिंग निर्धारण की बात करें, हमने बताया था आपको कि मानव में गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। मानव यानी मेल और फीमेल दोनों की अगर हम बात करें तो उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। महिलाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो XX होते हैं, लेकिन आखिरी 23वां जोड़ी जो होता है लिंग निर्धारण करता है XX होगा। और पुरुषों में 22 जोड़ी, पुरुषों और महिलाओं में 22 जोड़ी दोनों समान होते हैं, लेकिन पुरुषों में आखिरी वाला जो होता है 23वां वो XY होता है। ये 23वां जोड़े जो हैं लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, जब मतलब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, मतलब अगर यक्स मिल जाता है तो क्या होता है कि फीमेल होगा। ओके, फीमेल। ठीक है, और XY जब जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। ओके, तो ये निर्धारण करने का कार्य कह सकते हैं कि निर्धारण जो होता है, लिंग निर्धारण, वो पूरे तरीके से डिपेंड होता है किस पे, मेल पे, है ना। मेल में क्योंकि XY होता है, जब उसका Y जाकर X में जुड़ता है तो क्या हो जाता है कि वो मेल होता है, जब X जाकर जुड़ता है तो वो फीमेल हो जाता है। ओके, यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। मानव रोग की बात करें, मानव रोग कई प्रकार की, जैसे आनुवांशिक जेनेटिक रोग होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि आपके माता पिता से या फिर आपके दादा दादी से, आपके नाना नानी से कुछ जेनेटिक रोग दिखते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं।
संक्रमण के द्वारा भी रोग होते हैं, और जीवन शैली खान पान आपका सही नहीं है तब भी रोग हो जाते हैं। विश्राम, व्यायाम, स्वभाव, विचार, ये सब भी अगर सही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो रोग आपके शरीर में घर करना शुरू कर देते हैं, मतलब आपके शरीर में ही घर बनाने लगते हैं, है ना। तो अब आगे देखते हैं, शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की अनियमितताओं को ही रोग कहा जाता है। रोग या बीमारी ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग कारक या पैथोजन कहलाते हैं। तो पैथोजन क्या है? पैथोजन वही हैं ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग कारक या पैथोजन कहलाते हैं। रोगों के उपचार के लिए दवाओं का सर्वप्रथम प्रयोग हिप्पोक्रेट्स ने किया था, इसलिए इन्हें औषधि विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है। और फादर ऑफ मेडिसिन भारत के हैं एक लोग हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, उनके बारे में आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, सर्च करिएगा, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी। ओके, तो दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेट्स ने किया था, अतः इन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। और हमें यही, अगर भारत के संदर्भ पूछा जाएगा तो हमें इन लोगों में से ढूंढना होगा, अन्यथा हमें यही बताना होगा कि हमें हिप्पोक्रेट्स ही हैं जो औषधि विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। ओके, रोग का कीटाणु सिद्धांत क्या है? रोग का कीटाणु सिद्धांत जो है, इसको रॉबर्ट कोच ने प्रमाणित किया था कि पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है। यह जीवाणु एंथ्रेक्स यानी बैसिलस एंथ्राइसिस था। ठीक है, रॉबर्ट कोच का यही सिद्धांत रोग का कीटाणु सिद्धांत कहलाता है। पशुओं में होने वाला जो रोग एंथ्रेक्स रोग है, वो रॉबर्ट कोच ने इसको प्रमाणित किया, और जीवाणु का नाम भी बताया। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु का मतलब वायरस। ओके, कन्फ्यूजन रहता है, विषाणु, वी वायरस, है ना। तो एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्राइसिस, रॉबर्ट कोच का यही सिद्धांत क्या कहलाता है? कीटाणु सिद्धांत कहलाता है, रोग का कीटाणु सिद्धांत कहलाता है। मानव रोगों को मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित करते हैं, जैसे कि एक हो गया जन्मजात रोग, कॉग्निजेनाइटल रोग, कॉग्निजेनाइटल डिजीज़, उपार्जित यानी एक्वायर्ड डिजीज़। ओके, जन्मजात रोग होते हैं कुछ, जो रोग गर्भावस्था या जन्म के समय ही जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। ये रोग अनेक कारणों से हो सकते हैं, जैसे गर्भावस्था के समय चोट या भ्रूण के गुणसूत्रों में असामान्यता आदि। हीमोफीलिया, हृदय के विकार, वर्णांधता आदि जन्मजात रोग हैं। हीमोफीलिया याद रखिएगा, हृदय के विकार और वर्णांधता, ये सब जन्मजात रोग हैं। उपार्जित रोग यानी एक्वायर्ड रोग जो होते हैं, ये रोग जन्म के बाद तथा जीवन काल के दौरान शरीर में उत्पन्न होते हैं, है ना। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। उपार्जित रोग, एक्वायर्ड रोग जो होते हैं, संक्रामक यानी इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, कम्युनिकेबल मतलब कि फैल सकती है, मतलब एक तरह से चारों तरफ फैलती है, तब आपको हो सकती है। ओके, असंक्रामक जो होगा नॉन कम्युनिकेबल रोग होगा, जैसे कि एड्स क्या है? नॉन कम्युनिकेबल रोग है, एड्स नॉन कम्युनिकेबल रोग है। ओके, ठीक है। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, है ना, तो ये संक्रामक रोग होते हैं। अब जैसे क्या था, कोरोना क्या है? संक्रामक है। ठीक है। जीवाणु जनित रोग, टिटनेस, फिटलिस, हैजा, डिप्टीरिया, काली खांसी, विषाणु के द्वारा रेबीज या हाइड्रोफोबिया, सेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ आदि विषाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग, हाँ, एड्स के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। वैसे एक दूसरे के संपर्क से एड्स तो नहीं फैलता, लेकिन इसमें लिखा है विषाणुओं के द्वारा रोग। अच्छा, अलग अलग लिखें, ठीक है। क्रिमीजन वर्म के द्वारा जनित रोग, फाइलेरिया, टिटिएसिस, एस्केरिएसिस, ये सब रोग हैं। अब एक एक रोग को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर एड्स के बारे में लिखा हुआ है कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। यह रोग HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। तो किस वायरस के कारण? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। इस रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, मतलब कि वो रोगों से लड़ ही नहीं पाता है। शरीर ऐसा है कि अपने आप ही कुछ चीज़ों को सही करता है, अपने आप ही। आपके हाथ में कट लग जाता है तो अपने आप थक्का जम जाता है, और कोई दवा, कोई इन्फेक्शन अगर ना हो, कोई बैक्टीरिया वायरस उस पर ना आए तो अपने आप सही हो जाता है ना। तो ज़्यादातर दवाओं पर निर्भर ना रहेंगे तो बेहतर होगा, और दवाओं पे ज़्यादा निर्भर रहेंगे तो सही नहीं है, क्योंकि शरीर को भी मौका दिया करिए अपने आप सही करने के लिए। शरीर अपने आप भी सही करता है, जिसका कारण यह है कि ये वायरस रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करते हैं।
टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी को नष्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पस्कल्स को नष्ट करते हैं। इस रोग का प्रसार लैंगिक संभोग, संक्रमित व्यक्ति के रक्त का अन्य व्यक्ति को चढ़ाना और प्लेसेंटा के संपर्क से हो सकता है। इस रोग में लसिका पर्व में सूजन, स्मृति का लोप, रात्रि में पसीना आना आदि प्रमुख लक्षण हैं। और HIV के लिए इलीजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड टेस्ट किया जाता है। याद रखिए, इलीजा टेस्ट किया जाता है। टी लिम्फोसाइट सेल का क्या होता है, नष्ट करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं उसको वो नष्ट होने लगती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। क्लियर हो गई बात। मलेरिया की हो, मलेरिया क्या है, इस रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। किस नाम का, प्लाज्मोडियम नामक, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। फीमेल एनाफिलीज मच्छर है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर है। याद रखिएगा, मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। यह जानकारी सर्वप्रथम सर रोनाल्ड रॉस ने दी थी, जिन्हें इस कार्य हेतु 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। ये प्रोटोजोआ मानव शरीर में लीवर तथा प्लीहा स्प्लीन को संक्रमित करते हैं। लीवर तथा प्लीहा को संक्रमित कर देते हैं, ठीक है। तो ये संक्रमित होता है इस रोग में। याद रखिएगा, इस रोग में लाल रुधिर कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती हैं, यानी RBC तेजी से नष्ट होने लगती है और संक्रमित व्यक्ति में मलेरिया के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं। RBC नष्ट होने लगती है। एड्स में टी लिम्फोसाइट WBC नष्ट होने लगती हैं, है ना। तो याद रखिएगा, फीमेल एनाफिलीज के द्वारा फैलता प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा। बात डेंगू की करें, डेंगू या डेंगू कहते हैं भैया। डेंगू नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। डेंगू नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसका वाहक मादा एडिस इजिप्टी मच्छर होती है। ये भी फीमेल एडिस इजिप्टी है। यहाँ पर फीमेल एनाफिलीज मलेरिया के लिए। याद रखिए, इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, ठीक है। प्लेटलेट्स कम हो जाती है, प्लेटलेट्स, ओके, ठीक है। पीत ज्वर येलो फीवर भी वायरस के कारण होता है। यह भी एक वायरस जनित बीमारी जिसका वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर होता है। एडिस इजिप्टी पीत ज्वर येलो फीवर का भी है और एडिस इजिप्टी डेंगू का भी वाहक है। ये वायरस है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने के द्वारा, ठीक है। तो काश इस धरती पर मच्छर नहीं होते तो क्या होता है, इंसान थोड़ा खुश होता, लेकिन मच्छरों के द्वारा भी मच्छर का जो लार्वा होता है पानी के ऊपर तैरता है या फिर कहीं पर भी उनका लार्वा होता है, तो क्या होता है कि वो एक तरह फूड भी होता है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनके लिए फूड का काम करता है। सर्च करिएगा इसके बारे में, तो सब कुछ एक तरह से लिंक है एक दूसरे से। चिकनगुनिया की बात करें, चिकनगुनिया एडिस इजिप्टी के द्वारा फैलता है। चिकनगुनिया वायरस से फैलने की बीमारी जिसका वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर होती है। जोड़ों में तीव्र दर्द एवं त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। और यहाँ पर एडिस इजिप्टी यहाँ पर लिखा नहीं है, एडिस एल्बोपिक्टस भी होता है। एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस भी होता है चिकनगुनिया। आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से तो बनेगा कि यहाँ पर चिकनगुनिया की बात हो रही, एक है जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है। एडिस इजिप्टी के द्वारा चिकनगुनिया फैलता है। एडिस इजिप्टी के द्वारा येलो फीवर पीत ज्वर फैलता है। डेंगू भी एडिस इजिप्टी है, ओके। चलिए आगे, यहाँ पर कुछ और लिख दिया है। दमा कवक के द्वारा होने वाले लोग, फंगल डिजीज़, दमा, अस्थमा जो होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स रोग कारक का नाम है। और गंजापन, बाल्डनेस भी कवक फंगल डिजीज़ है, कवक से होने वाले रोग हैं। टीनिया केपिटिस, ये नाम अगर याद हो जाए तो याद रखिए, क्योंकि आजकल कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में लिखा है। यह एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग का उद्गम सर्वप्रथम जापान में हुआ था, इसी कारण से जापानी एन्सेफेलाइटिस कहा जाता है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों द्वारा होता है। यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है। क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के द्वारा फैलता है जापानी, ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस। ई है, सी के बाद DE, तो सी यानी क्यूलेक्स के द्वारा फैलता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ऐसे थोड़ा सा याद कर लिए। धान के खेत क्यूलेक्स मच्छर के पनपने के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। यह रोग दक्षिण पूर्व एशिया के कई स्थानों पर फैलता है। तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ें
क्लियर हो गई। मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस। अब स्वाइन फ्लू की बात करें, स्वाइन फ्लू जो कि वायरस का नाम है H1N1, यूपीएससी शायद 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के द्वारा होता है, संक्रामक रोग है वायरस। अचानक तेज बुखार, उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द, खांसी आना आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसके इलाज के लिए ओसेल्टामिविर नामक औषधि दी जाती है। ओके, ओसेल्टामिविर नामक औषधि दी जाती है। ठीक है। असंक्रामक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, सभी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते उसे असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे हीनताजन्य रोग, आनुवंशिक रोग, हृदय रोग, एलर्जी, कैंसर आदि। हीनताजन्य रोग, हीनताजन्य डिफिशियंसी, कमी की वजह से मैरास्मस जो होता है, मैरास्मस और क्वासी ओरकर, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, मैरास्मस और क्वासी ओरकर। ठीक है, तो MK याद रखिए, मनोज कुमार रखिए, या फिर MK। मैरास्मस और क्वासी ओरकर रोग जो हैं ये प्रोटीन की कमी से हो रहे हैं, प्रोटीन की कमी से ये रोग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मैरास्मस में इस रोग से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। इसमें पेशियां तथा वसा ऊतकों का क्षय हो जाता है, रोगी कमजोर एवं दुबला पतला हो जाता है, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और आँखें भीतर धंस जाती हैं। क्वासी ओरकर, प्रोटीन कमी से रोगी के रक्त में, प्लाज्मा में प्रोटीन कमी हो जाती है, जिससे पेट तथा पैर फूल जाते हैं तथा त्वचा सूख कर पपड़ी हो जाती है। यकृत का क्षय होता है क्वासियोरकर में, लीवर का क्षय होता है, लीवर कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो मैरास्मस और क्वासियोरकर ये डिफिशियंसी डिजीज़ हैं। कुछ हृदय रोग यहाँ पर दिए गए हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, यह हृदय धमनी से संबंधित रोग है जिसमें धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड्स पदार्थ जमा हो जाते हैं। इसमें हृदय को रुधिर की आपूर्ति बंद हो जाती है। हृदयशूल ये भी रोग है, और हृदयघात ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो ये तो नाम में ही लगा है कि हृदयघात, हृदयशूल। उच्च तनाव की वजह से भी हार्ट अटैक आ जाता है, अत्यधिक रुधिर दाब के कारण। उच्च तनाव, तो तनाव ना लिया करिए, एग्जाम देते रहिए, मेहनत करते रहिए, तनाव को दूर रखिए, नहीं तो ये सब रोग फैलेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम होगी। और नॉर्मल बैठे बैठे रहेंगे तो गैस की समस्याएं आपको हो सकती हैं। एलर्जी कुछ बाह्य पदार्थों, एलर्जी होती रहती है लोगों को, कुछ बाह्य पदार्थों जैसे धूल, धुआं आदि के प्रति शरीर की संवेदनशीलता से होती है। सर्दी, सिर दर्द, अस्थमा इत्यादि एलर्जी के कारण हो सकते हैं। ओके। कैंसर कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन कारण होने वाले रोग को कैंसर कहते हैं। कैंसर निम्न प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमा या त्वचा, स्तन, मस्तिष्क तथा गर्भाशय में होता है। सार्कोमा या रक्त पेशियों, उपास्थि तथा अस्थि में होने वाले कैंसर हैं। लिम्फोमा या अस्थिमज्जा, प्लीहा, स्प्लीन, यकृत आदि में होता है। ल्यूकेमिया या WBC की संख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण होता है। ल्यूकेमिया WBC की संख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। कौन सा? ल्यूकेमिया। ओके, ठीक है। अब आनुवंशिक विकार हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आनुवंशिक विकार के बारे में देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई हैं। आनुवंशिक विकारों को दो श्रेणियों में रखा जाता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमी विकार। क्रोमोसोम की वजह से कुछ होता है, और कुछ इस प्रकार के मेंडलीय विकार हैं, जैसे ऐसे विकार जो मुख्यतः एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित हो जाते हैं, मेंडलीय विकार कहलाते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसेमिया, कीटोन यूरिया। हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसेमिया, कीटोन यूरिया। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो आनुवंशिक रोग नहीं है। तो हीमोफीलिया आनुवंशिक है। इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबद्ध प्रोटीन प्रभावित होता है। हीमोफीलिया में रुधिर का थक्का बनने वाले जो फाइब्रोनेजेन ये सब प्रोटीन हैं, ये प्रभावित होते हैं। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में चोट लगने पर रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है और पूरी टंकी खाली हो जाती है ना। मतलब रुधिर का बंद नहीं होता तो पूरी टंकी का मतलब कि पूरा पानी निकल जाता है, शरीर का ब्लड निकल जाता है। इस रोग के जीन की वाहक महिलाएं हैं, लेकिन यह जीन पुरुषों में प्रभावी रूप से लक्षण प्रदर्शित करता है। वाहक तो महिलाएं हैं, लेकिन प्रदर्शित कहाँ होता है? पुरुषों में। ठीक है, महिलाएं वाहक हैं, महिला कोई है, माता पिता हैं, उसके बच्चे हैं। अगर महिला को, उस माता को हीमोफीलिया है तो उसके बच्चे में, बच्चा मतलब जो लड़का होगा उसके में दिखेगा, लड़की में नहीं दिखेगा। याद रखिएगा, हीमोफीलिया क्या है? इस रोग के जीन की वाहक महिलाएं, लेकिन यह जीन पुरुषों में प्रभावी रूप से लक्षण प्रदर्शित करता है और हीमोफीलिया कारण बनता है। इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की एक रानी थी, शायद उनको हुआ था, विक्टोरिया कोई थी, रॉयल हीमोफीलिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो अमीरों की बीमारी कहा जाता था, मतलब रॉयल हीमोफीलिया ऐसा नाम दिया गया इसको, हीमोफीलिया। अब फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोन्यूरिया क्या है? रोगी व्यक्ति में
एलेनिल अमीनो अम्लों को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसके कारण फेनिल एनेलिन इकट्ठा हो जाता है। इसके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। फेनिल कीटोन्यूरिया क्या है? रोगी व्यक्ति में फेनिल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसके कारण फेनिल एलेनिन इकट्ठा हो जाता है। इसके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया फेनिल कीटोन्यूरिया आपने देख लिया। हमने और बताया थैलेसीमिया और वर्णांधता, ये सब भी क्या है? मेंडली विकार के अंतर्गत आनुवांशिक रोग हैं। अब क्रोमोसोमी विकार क्या है? क्रोमोसोम की वजह से ऐसे विकार जो एक या अधिक क्रोमोसोम की अधिकता, अनुपस्थिति या असामान्य विन्यास से उत्पन्न होते हैं, क्रोमोसोमी विकार कहलाते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता कहते हैं। ये याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पर 2 दिए गए हैं, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम दिए गए हैं। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोमी विकार के कारण कौन से रोग होते हैं, कोई और यहाँ पर नाम डाल दिया जाएगा और आप लोग उसी को टिक कर देंगे कि ये होता है, तो याद रहेगा चारों, तभी हो जाएगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो होता है, इस आनुवांशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना है। एक और एक्स्ट्रा 21वां क्रोमोसोम जो है वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम यानी डाउन सिंड्रोम होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति छोटे कद, छोटे गोल सिर का होता है, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मानसिक विकास भी रुक जाता है ऐसे रोग में, जिसमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है ना। आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति, एक और कॉपी का आ जाना होता है। याद रखिए, 21वें क्रोमोसोम की बात हो रही। टर्नर सिंड्रोम क्या है? इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है टर्नर सिंड्रोम में। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम नहीं अगर है तो वहाँ पर टर्नर सिंड्रोम होगा। ऐसी नारी बांझ होती हैं क्योंकि अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। ठीक है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब बीमारियां हैं, आनुवांशिक रोग ये सब हैं। आपने डाउन सिंड्रोम देखा, आपने टर्नर सिंड्रोम देखा। ठीक है, ये क्रोमोसोमी विकार हैं। आपने डाउन सिंड्रोम, ये सब क्रोमोसोम के द्वारा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सब क्रोमोसोमी विकार हैं। आपने हीमोफीलिया फेनिल कीटोन्यूरिया के बारे में देखा, आनुवांशिक विकार के अंतर्गत। इसमें हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया, कीटोन्यूरिया और भी रोग हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, ल्यूकेमिया में क्या होता है कि WBC की संख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, कैंसर वगैरह। ठीक, और उसके अलावा हमने यहाँ पर हृदय रोग के बारे में बताया आपको, और प्रोटीन के कारण जो रोग होते हैं जिसको डिफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। प्रोटीन की वजह से यमके मनोज कुमार यानी मैरास्मस क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। याद रखिएगा, क्वाशियोरकर रोग में रोगी के रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे पेट तथा पैर फूल जाते हैं, त्वचा सूखकर पपड़ी हो जाती है, यकृत का क्षय हो जाता है। ओके, मैरास्मस भी वैसे ही है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण होता है, ओसेल्टामिविर नामक दवा दी जाती है। जापानी एन्सेफेलाइटिस क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है, सुअरों के माध्यम से भी फैलता है। ओके, धान के खेत क्यूलेक्स मच्छर के पनपने के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। दमा जो अस्थमा है, दमा कवक द्वारा ये रोग होता है, गंजापन कवक द्वारा होता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स रोग कारक का नाम है। टीनिया कैपिटिस गंजापन जो होता है उसका कारण होता है। हमने यहाँ पर देखा मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ओके, जिसके कारण सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र का। और लीवर और स्प्लीन संक्रमित होते हैं और लाल रुधिर कणिकाएँ तेज़ी से नष्ट होने लगती हैं। डेंगू फीमेल एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। येलो फीवर एडिस इजिप्टी के द्वारा होता है और वायरस के द्वारा। चिकनगुनिया एडिस इजिप्टी के द्वारा होता है। ठीक है, HIV एड्स के बारे में मैंने बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होता है कि T लिम्फोसाइट WBC उसकी क्या होती है कि वो नष्ट होने लगती हैं। ओके, और शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बिगड़ जाता है। इसका एक टेस्ट होता है ELISA
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। आप फुल फॉर्म बताइएगा। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करिएगा। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लिडार का फुल फॉर्म क्या होता है, लिडार और रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये तीनों कमेंट करिएगा फुल फॉर्म। ये सब फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ओके, संक्रामक रोग जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ बता चुके हैं। जन्मजात रोग होते हैं, कुछ उपार्जित रोग। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ किन्होंने दिया था, किसने, तो रॉबर्ट कोच ने दिया था। पशुओं में होने वाले एंथ्रेक्स रोग और किसके कारण होता है, जीवाणु, बैसिलस एंथ्राइसिस। ओके, सर्वप्रथम हिप्पोक्रेट्स ने औषधि का प्रयोग किया था, इसलिए औषधि विज्ञान का पिता इनको कहा जाता है। जो क्वेश्चन पूछे वो बताइएगा। पैथोजन क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ या सूक्ष्मजीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं वो पैथोजन कहलाते हैं। रोगों के बारे में देखा। मानव में लिंग निर्धारण की हमने बात की, तो उसमें हमने बताया कि महिला और पुरुषों में 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं समान होते हैं। महिलाओं में 23वां गुणसूत्र XX होता है और पुरुषों में XY होता है। और यही आखिरी जो 23वां है पुरुष वाला, अगर ये X से जाकर X मिलता है तो फीमेल, और X से जाकर Y मिलता है तो मेल बच्चा, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको बताया आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट की थ्योरी दी थी। ये सब आनुवंशिकी का जनक इनको कहा जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डे रीस ने किया है। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में लैमार्क ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पुस्तक में लिखा है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डे रीस ने दिया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी हैं, हम इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपके पास बुक होगी तो उसमें पढ़ लीजिएगा, रोक नहीं रहे हैं क्योंकि लेक्चर बड़े हो रहे हैं। DPT यानी डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस यानी खांसी, टेटनस होती है DPT, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण, ल्यूकेमिया संयुक्त रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन, विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन। खसरा की बीमारी, वायरस से अनुवांशिक जनक जे मेंडल का अनुवांशिकता, लैंगिक जनक, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।